तो हेलो गाइस, एक बार फिर से हम आ चुके हैं और इस बार हम पेंटालिगम्स की तरफ से मैं दया और मेरे साथ ऋतिका। तो आज हम लोग बात करते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो हमारा है, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल पेंटालिगम्स, यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड आपके लिए ही हम हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज आपको रिसर्च पेपर से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, कैसे फुट नोटिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं ध्यान रखनी चाहिए, रिसर्च पेपर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सही टैम्पलेट कैसे चूज करें, क्या प्रॉपर अलाइनमेंट रहता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च पेपर की। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन 5lawyers.official@gmail.com। कोई भी लीगल क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम @pentaligam_penta.ligam_ और आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी टेक्स्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। तो फिर से हम शुरू करते हैं अपने रिसर्च पेपर, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कि हमारा है टॉपिक आज का रिसर्च पेपर। हमारे कॉलेज में अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसके लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि क्या फॉर्मेट होता है, कैसे हम रिसर्च पेपर को फॉर्मेट करें, कैसे उसको अंडरस्कोर करें, कैसे लाइन अप करें, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ जैसे मेन चीज़ है, सबसे पहले आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, रिसर्च पेपर का जो टॉपिक होता है वो एकदम से आई कैचिंग होना चाहिए। दैट मस्ट बी आई कैचिंग पॉइंट, जिससे आपको सिर्फ टॉपिक से ही पता चल जाए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो हम जब मान लीजिए कोई भी टॉपिक, जैसे अभी हमने ले लिया कि चलिए हम हमारा ले रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, हमने अपना टॉपिक ले लिया कॉर्पोरेट लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ का टॉपिक कैसा होना चाहिए, ये हमारा थीम है। तो हमारा टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि इन्हांसिंग समथिंग और नेविगेटिंग समथिंग, इस तरीके से करके कुछ टॉपिक होना चाहिए जिसमें आपको ये दिखाए कि ये रिसर्च पेपर है। देखिए, रिसर्च पेपर का मतलब नहीं होता है री प्लस सर्च। ऑलरेडी सर्च पेपर है, पर आपको उसमें अपने आइडियाज को, अपने कंक्लूजन को, अपने सजेशंस को और क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसको लेके आना होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं, सेकंड चीज है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आपको पूरे पेपर का एक जिस्ट होता है, कहते हैं ना उसको कहते हैं कि एक पूरे पेपर का एक बॉडी होता है जिसमें आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने अपने पेपर में, जो आप आगे पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या वर्डिंग यूज किया है, क्या क्या मेथड्स है और क्या मैंने अपना दिया है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और अपने पेपर का एक छोटा सा जिस्ट है, जैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जिस्ट है ना अपना प्रीएम्बल, उसी तरीके से पूरे रिसर्च पेपर का जिस्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स उन चीज़ों को कहते हैं जो भी पॉइंट्स आप हाईलाइट, अब जब भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो जो भी कैप्शन लिखते हैं उसको हैशटैग लगा के लिख देते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना ही है कि हम हैशटैग नहीं लगाएंगे, पर वो उसी जो एब्स्ट्रैक्ट के नीचे जो भी आप मेन चीज डिस्कस कर रहे हैं उसको आप हाईलाइट करके बोल्ड इटैलिक तरीके से लिख देंगे, उसी को हम कहते हैं कीवर्ड। फिर आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट, होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि आप उस पेपर के बारे में क्या लिखने वाले हैं, उसको पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि फ्रॉम वेयर इट हैज बीन कम, कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन हुआ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। फिर होता है आपका फोर्थ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, आप किस प्रॉब्लम पे बात करेंगे। ठीक है, आपका रिसर्च पेपर एक कंक्लूसिव होगा ना, तो आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी चीज का? ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके पेपर में लिखने का मेन उद्देश्य क्या है, कहते हैं ना कि मेन आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सो होप इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या लेना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और बाकी सारे पॉइंटर्स। अब जब आपको पता चल गया कि आपको ऑब्जेक्टिव आपने बना लिया, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब होता है कि बेसिकली जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो बुक्स हो या कोई और जर्नल हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, जिसको पढ़ने के बाद आपने वापस से इस टॉपिक को लिया, उस पर अपना कंटेंट डालने की कोशिश की, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जिसने पहले किसी ऑथर ने लिखा,
आपने उस चीज़ को रिव्यू किया, एनालाइज किया खुद से कि हाँ मुझे लगता है इस चीज़ों में और चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद आते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कोई डीप रिसर्च करते हैं तो मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए कि आपने किस मेथड को लेके इस रिसर्च को पूरा किया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिना सर पैर के आप इधर उधर गए, आपने बस मिल गया हमें एक टॉपिक, चलो मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, जल्दी से लिख के खत्म करना है। नहीं, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है। मेथोडोलॉजी में भी आपके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी क्या बोलते हैं कि जैसे आपने कोई सर्वे किया, कुछ नंबर्स को रिपोर्ट्स दी, उसके थ्रू आपने कोशिश की उस मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया अपने रिसर्च में, और उसके थ्रू आपने अपना रिसर्च पूरा किया। इसके साथ साथ आपका होता है केस स्टडी एनालिसिस। जनरली हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो केस स्टडी एनालिसिस हमारा मेन मुद्दा रहता है किसी भी रिसर्च को लिखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम रेफरेंस या अपने फुट नोटिंग में कोई ना कोई केस रेफर करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो केस स्टडी मेथोडोलॉजी का पार्ट है। वैसे ही करके बहुत सारे मेथोडोलॉजी, जब आप उसे और डीप में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मेथोडोलॉजी को यूज़ करके आप अपने रिसर्च पेपर को और एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री और ओरिजिन। यहाँ पे आप इसको साथ साथ में बैकग्राउंड में लिख सकते हैं। बेसिकली अगर किसी चीज़ का बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री एंड ओरिजिन किस चीज़ का। अब जो टॉपिक, जो टाइटल आपने फाइनलाइज कर लिया, सब कुछ फाइनलाइज कर लिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप रात में सोए होंगे और फिर सोचा होगा चलो इसको तो ऐसे ही लिख देते, आ गया। कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही होगी, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा होगा, और अब उसका करेंट स्टेटस से आप ऑब्वियस सी बात है उसको एनालाइज कर रहे होंगे, तो क्या हिस्ट्री रही उसकी, क्या बैकग्राउंड रहा उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो वो चीज़ आप अपने इस वाले सब हेडिंग के अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट से मतलब यहाँ पे है सब पॉइंट्स जो आप और मेंशन करेंगे। जैसे अगर आपने कॉर्पोरेट लॉ लिया है तो अगर आप कॉर्पोरेट लॉ पे लिख रहे हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज क्या होती हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर पूरा स्टडी कर रहे हैं तो आप इसके सब इश्यूज बनाएंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, एथिक और मोरल क्या होता है कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट पॉलिसीज कैसे फ्रेम आउट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके सब टॉपिक्स के अंदर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। लास्ट, जो कि लास्ट नहीं बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सजेशंस एंड रिकमेंडेशन। अब आपने रिसर्च कर ली तो आपका खुद का कुछ सजेशन होगा, खुद का कुछ रिकमेंडेशन होगा जो आप देना चाहते होंगे अपने इस रिसर्च पेपर से, क्योंकि रिसर्च पेपर हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता के उस रिसर्च पेपर को ख़त्म नहीं करना होता है, आपको अपना ओपिनियन, अपना रिकमेंडेशन, अपना सजेशन देना होता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे हम उस चीज़, ये रिसर्च पेपर जस्टिफाई कर रहा है उस चीज़ को, तो वो चीज़ आप अपने सजेशन और रिकमेंडेशन में आप वो पॉइंट्स को डालते हैं। लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने ऊपर जितनी भी चीज़ें डिस्कस की है डजंट मैटर, बट कंक्लूजन में आप सारी चीज़ों को कैसे कंक्लूड करके बता रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट थिंग जो कि यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो कि आपके रिसर्च पेपर का पार्ट होता है, बेसिकली रेफरेंसेस, फुटनोट्स, एंडनोट्स। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है रेफरेंस, क्या होता है फुटनोट्स, क्या होता है एंडनोट्स। रेफरेंस होता है कि आपने कहाँ से कौन से जर्नल, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यूज किया या किसी का पब्लिश पेपर यूज किया या कोई ऑथेंटिक बुक्स यूज करी, तो आप उसको रेफरेंसेस में मेंशन करते हैं। रेफरेंसेस कब मेंशन करते हैं, कंक्लूजन के बाद सबसे एंड में मेंशन किया जाता है आपका रेफरेंसेस, जहां पर सारी चीजों के एक साथ ही पॉइंट्स में 1 2 करके आप सारे रेफरेंसेस को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होता है कि जैसे हमने कोई पेपर है हमारा, यहाँ पे हमने कोई कंटेंट लिखा और यहाँ पे मैंने कोई केस लिख दिया, लेट सपोज केशवानंदा भारती केस लिख दिया, केशवा वाला केस, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने केस, अब इसकी साइटेशन कहाँ मेंशन करोगे, साथ के साथ मेंशन कभी भी नहीं करते, तो अब जब आप इसको मेंशन करोगे तो वो आपके यहाँ फुटनोट्स में मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे फुटनोट्स में आपने इसको मेंशन कर दिया, तो ये चीज होती है आपकी फुटनोट
के साथ करते हैं और ये रेफरेंसेस होते हैं आपके जो आप आखिरी में करते हैं। अब आते हैं एंड नोट्स पे। एंड नोट्स पे आपका रेफरेंसेस की तरह होता है, बट इसमें आप ज़्यादा पेपर और इन सब चीज़ों का रेफरेंस नहीं देते। बेसिकली आप इसमें क्या करते हैं, इसमें साइटेशंस के ही रेफरेंस देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो साथ के साथ उन्होंने रेफरेंसेस यहाँ फुट नोट में ना देके वो एकदम आखिरी में कंक्लूजन के बाद एंड नोट्स की हेडिंग डाल के वहाँ पे साइटेशंस को मेंशन करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेफरेंस, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। जब आप इन तीनों को कर लेते हैं देन योर पेपर इज डन। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे पेपर लिखते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसको फ्रेमिंग करते हैं। तो ये हम आपको एक दिखा रहे हैं सैंपल पेपर, ठीक है। ये सैंपल पेपर है निर्मा यूनिवर्सिटी लॉ जनरल का, जो कि रिसेंट में इसमें हमारा पेपर पब्लिश हुआ है। वी फाउंड अप्रोक्स 10,000 में हमारा 10 ही पेपर सिलेक्ट हुआ और ये इसमें पब्लिश हुआ निर्मा लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि रिसेंट में हुआ है जुलाई 2023 में ही हमारा पब्लिश हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या क्या थे। तो आप सॉरी तो अभी इसमें आप देख सकते हैं ये पेपर है हमारा, जिसमें कि जो आप देखेंगे 83 पेज नंबर पे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना टॉपिक की, तो टॉपिक कैसी होनी चाहिए, देखिए टॉपिक आई कैसी होना चाहिए, द नॉन रिफॉल्वेंट प्रिंसिपल एंड द रोहिंग्या क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या, ये जो मेन हो गया ना आपका, ये हो गया आपका मेन टॉपिक, ठीक है, इसी को कहते हैं मेन टॉपिक। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, एन एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन राइट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्टिंग रिफ्यूजीज फ्रॉम द फोर्स रिटर्न। ये है हमारा दयानिधि, जो कि मैं और मेरे एक सीनियर अनिश सिंह, हम लोग दोनों ने मिलकर ये पेपर को बहुत अच्छे से फॉर्मेट किया, जबकि इसके बाद ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पेज नंबर 83 पे। तो देखिए ये है हमारा पेपर, ठीक है। ये आपका पेपर आई कैचिंग पॉइंट होना चाहिए, द नॉन रिफॉर्मेट प्रिंसिपल और द रोहिंग्या क्राइसिस की बात जिसमें हम बात कर रहे थे, फोर्स रिटर्न। नॉन रिफॉर्मेट प्रिंसिपल बेसिकली पता है क्या होता है, जब आप एक कंट्री के कुछ सिटीजन्स होते हैं उनको फोर्सली किसी और कंट्री में भेजा जाता है और वहाँ उनको जगह नहीं मिल पाती है रहने के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसी प्रिंसिपल को रीसेटलमेंट प्रिंसिपल को हम कहते हैं नॉन रिफॉर्मेट प्रिंसिपल। ये हो गया आपका टॉपिक का जो आपका साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 14, ठीक है। फॉन्ट होना चाहिए आपका टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद जस्ट नीचे आप इस कॉलम में लिखेंगे आपके ऑथर, को ऑथर, और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली लिखने के बाद एब्स्ट्रैक्ट आप लिखेंगे पूरे इटैलिक्स ही में, जो जिसका साइज आपका 12 रहेगा और फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट में आप वही लिखेंगे ना, द रोहिंग्या क्राइसिस हैज बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, ये इंट्रोडक्शन हुआ एब्स्ट्रैक्ट का। द पेपर बिगिन विद एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ द नॉन रिफॉर्मेट प्रिंसिपल। ऐसे ही करके पेपर लिखना है कि आप पूरे आने वाले पेपर में क्या क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं, ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। और देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने के बाद हमने यहाँ 5 क्या किए हैं, कीवर्ड्स ले लिए हैं, जो कि इसी में से उठाए हुए हैं। और ये कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, ये कीवर्ड्स वही होने चाहिए कि जिसमें आपने ऊपर जिसमें बात करी है, जैसे हमने रिफॉर्मेंट की बात करी है, रोहिंग्या के, माइग्रेंट्स की, ह्यूमन राइट और यूएनसीएचआर। ये क्या है, ये जो कीवर्ड्स है ना उसको कहते हैं आई कैचिंग वर्ड्स, जो कि यहीं से पता चल जाएगा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है। और यहाँ पे आपके ऑथर कहाँ से बिलोंग करते हैं, एशियन लॉ कॉलेज नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपके दोनों ऑथर कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपका फुटनोटिंग में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब हम देखते हैं आगे कैसे होगा। तो हमने एक रिसर्च पेपर का फॉर्मेट लिया है आप लोग के सामने, ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं और क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। अब जो भी चीज़ें हमने आपको पहले बताई कि ये पॉइंट्स आपके एक रिसर्च पेपर में होना चाहिए, तो वो रिसर्च पेपर कैसा दिखता है, कैसे उसे प्रॉपर अलाइन किया जाता है, वो हम इस फॉर्मेट के थ्रू आज पूरा समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट तक आपने चीज़ें समझ ली कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं और क्यों ज़रूरी होता है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी रिसर्च पेपर को जब आप लिख रहे हो, आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कहीं ना कहीं से आया होगा, या आपने कहीं ना कहीं से वो आइडिया उठाया होगा, चाहे वो हमारी कंट्री से हो या किसी और कंट्री का आपने वो आइडिया लेके इवॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में आप उस चीज़ को बताओगे कि क्या है उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लिखोगे इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है,
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ही आपके रिसर्च पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखने का कुछ ना कुछ तो मुद्दा होना चाहिए ना। बिना किसी प्रॉब्लम के आप रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे? जैसा कि मैंने आपको कहा था, रिसर्च पेपर हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप किस चीज़ का सॉल्यूशन, किस चीज़ का सजेशन, किस चीज़ का रिकमेंडेशन देंगे आप अपने रिसर्च पेपर के थ्रू? इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने अपने इस रिसर्च पेपर में क्या लिया था प्रॉब्लम, आप जैसे पढ़ पा रहे हैं, द रोल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोमोटिंग द नॉन प्रिफरमेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर फैक्टर्स हैज बीन डिस्कस्ड इन मच ऑफ द लिटरेचर एंड रिसर्च इन डिफरेंट मैनर्स। बेसिकली इनका जो प्रॉब्लम था कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिक्योरिटी, नॉन रिफरमेंट पे कैसे काम करती है, या क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है अगर वो नहीं ठीक से काम कर रही है। तो ये इनका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम था इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। जैसा कि आपको दया ने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होता है, कुछ ना कुछ मेन एम होना चाहिए आपका, कुछ ना कुछ अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आप क्यों लिख रहे हो रिसर्च पेपर? ऐसे ही लिख रहे हो, आपका मन आ रहा है आपने लिख दिया रिसर्च पेपर? नहीं, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोगों को कुछ तो बताना चाहते होंगे, या किसी रीडर को बताना चाहते होंगे, या किसी गवर्नमेंट तक ये पहुंच जाए तो जो आप उनको बताना चाहते हैं इस रिसर्च पेपर के थ्रू। तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपने आइडेंटिफाई किया होगा इस टॉपिक के थ्रू, वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च में लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं, किसी पब्लिशर्स की बुक को पढ़ रहे हैं, किसी ऑथर की बुक को पढ़ रहे हैं, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रीड आउट कर रहे हैं, या कोई जर्नल या पब्लिश पेपर्स रीड आउट कर रहे हैं, तो उसका रिव्यू क्या है आपके दिमाग में? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही टॉपिक लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप भी तो आइडिया ले ही रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे उस चीज़ के ऊपर। तो उस चीज़ पे आपका खुद का क्या व्यू पॉइंट है, जिसको आप रिव्यू कहते हैं, उस चीज़ को आप यहाँ पे लिखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइग्रेंट्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आता है आपका मेथोडोलॉजी। जब आप बहुत डीप रिसर्च करते हैं और जब आप बिल्कुल एकदम बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च लिखने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स का, तब आप उसमें मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप अपने खुद से रिसर्च करना चाहते हैं, आपने कोई पब्लिशर, किसी के बुक नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, आप सोच रहे हैं कि हम खुद से ही उस चीज़ को स्टार्ट करें, तो आप खुद से डेटा एनालिसिस करते हैं, खुद से आप लोगों के पास जाके सर्वे करते हैं, कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने रिसर्च पेपर को और ज़्यादा एनहेंस कर पाए। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री ऑफ माइग्रेंट्स, या बैकग्राउंड कह लीजिए, या कुछ और तरीके से इसको ओरिजिन कह लीजिए। तो वो आपके टॉपिक टू टॉपिक या आपने जो टाइटल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है कि आपका उस चीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ है। एग्जाम्पल के लिए जैसा हमने आपको बताया था कॉर्पोरेट लॉ, तो कॉर्पोरेट लॉ एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिस्कस करना चाहते हैं, कंपनी पॉलिसीज डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं उसका एरिया डिसाइड करिए। क्योंकि जब तक आप एरिया डिसाइड नहीं करिएगा आपका रिसर्च काफ़ी डीप चलता जाएगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए अपने उस रिसर्च को एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट करिए और उसी के ऊपर आप प्रॉपर अच्छे से रिसर्च करिए। उसके बाद भी पूरा रिसर्च पेपर है, जो भी जिस भी टॉपिक्स हैं, ये सारे सब पॉइंट, सब इश्यूज जो भी उन्होंने अपने लिए हैं, सब हेडिंग्स उन्होंने बना के डाली है। तो आप भी अपने रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप उसको डाल सकते हैं। अब आते हैं सजेशन पार्ट। सजेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सजेशन पार्ट ही बताता है कि आप उस रिसर्च में नया क्या लेके आए हैं, या आपके इस प्रॉब्लम जो आपने स्टेट किया है अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में, उसका सॉल्यूशन आप क्या दे रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च पेपर इज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच यू ऑलरेडी स्टेटेड इन योर रिसर्च पेपर। अब जैसे इनके भी कुछ सजेशन थे, इनके कुछ इम्प्रूवमेंट के सजेशन थे, जो कि आपको इन्होंने पॉइंटर्स में मेंशन करके बताया है कि इनके रिसर्च पेपर के थ्रू वो क्या सजेशन देना चाहते हैं रीडर्स के लिए, या जो भी लोग इसको पढ़ेंगे उनके लिए, कि इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली ये कैसे डील करना चाहते हैं।
उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंक्लूजन में आप जितनी भी चीज़ें आपने ऊपर लिखी उसको आपको कम से कम लाइन में समराइज करके आपको कंक्लूड करना होता है कि आपका रिसर्च पेपर पर्टिकुलरली किस चीज़ के ऊपर बात करता है। तो अभी तक आपने देखा कि हमारा रिसर्च पेपर का फॉर्मेट कैसे होगा, सैंपल कैसे होगा, तो आप यहाँ से सब कुछ अपने लिए देख सकते हैं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें कांटेक्ट कीजिए, यू कैन कांटेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप, आप हमें मेल कर सकते हैं। और ये पूरे वीडियो का जो सैंपल होगा वो आपको लिंक में दिया रहेगा, आप हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पर विजिट करके वहाँ से बहुत ज़्यादा लिखे हुए पेपर्स हमारे जो ले सकते हैं, जो प्रॉपर इसी फॉर्मेट में होगा। फॉर मोर यू कैन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फॉर व्हाट्सएप आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमें यहाँ व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें मेल के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉर आपके साथ भी सब अच्छा हो और होप सो हमारे साथ भी सब अच्छा हो, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।